आप सभी प्यारे साथियों का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। सभी साथियों को मेरा राम राम, गुड मॉर्निंग। चलिए आज एक नए टॉपिक की ओर स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। और नया टॉपिक आज का जो टॉपिक रहेगा वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ने से पहले हम दो बात करते हैं कि चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप देते हो तो वहां पर सब अगर सिलेबस में कंप्यूटर शब्द जुड़ा है तो वहां पर आपको इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से एक या दो क्वेश्चन आपको पक्का ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास में पुराने पेपर हुए हैं पिछली परीक्षाओं के, तो उनके आप पेपर उठा के देखना, उनमें पक्का ही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पूछा जाता है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जनरेशन में है क्या कि कंप्यूटर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, कंप्यूटर के क्षेत्र में जैसे जैसे विकास हुआ, उससे क्या हो गया, कंप्यूटर की क्या है जनरेशन, यानी अलग अलग पीढ़ियां बनाई गई कि कौन सी पीढ़ी में कंप्यूटर के क्षेत्र में किसका विकास हुआ था। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि सबसे पहली पीढ़ी में एक इलेक्ट्रॉनिक घटक का प्रयोग किया गया था, उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या गया था, ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में आईसी का। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा, जैसे पहले जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का, सेकंड जनरेशन में भी पंच कार्ड का, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस की मैं बात करूं तो उसका मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग होने लगा था, मैग्नेटिक टेप का। इस प्रकार से कहने का मतलब यही है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे कंप्यूटर की क्या कर दी गई, अलग अलग पीढ़ियां बना दी गई। तो ध्यान देने योग्य बात है कि कंप्यूटर की अब तक की कितनी पीढ़ियां, इसका मतलब होता है कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां। और कंप्यूटर की पीढ़ियां अब तक की कितनी पीढ़ियां बताओ भाई। कंप्यूटर की अब तक की 5 पीढ़ियां बना दी है। कितनी पीढ़ियां? 5 पीढ़ियां बना दी गई है। और कंप्यूटर में अब जिस पीढ़ी चल रही है वो कौन सी पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी। और इस 5वीं पीढ़ी का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हम 5वीं जनरेशन पढ़ेंगे उस समय हम बात करेंगे। तो इतनी चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कंप्यूटर की जनरेशन का मतलब क्या होता है। जनरेशन से मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में जैसे जैसे विकास होता गया, कंप्यूटर को वैसे वैसे क्या किया गया, अलग अलग पीढ़ियों में विभाजित कर दिया गया। और अब जो जनरेशन चल रही है, यानी आज के जो कंप्यूटर देख रहे हो आप, वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में देखिएगा आकार कितने छोटे हो गए हैं कंप्यूटर के। पहली पीढ़ी के जैसे पहले कंप्यूटर हुआ करते तो उनके आकार बहुत ज्यादा हुआ करते थे, वो कार्य करने की क्षमता यानी प्रोसेसिंग उनकी क्षमता थी वो भी कम हुआ करती थी, कम विश्वसनीय थे, ज्यादा टाइम लेते थे। लेकिन आज के कंप्यूटर जो देख रहे हो ना तो ज्यादा टाइम लेता है, उनकी प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है वो भी अच्छी होती है, किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है। और इनके आकार भी इनका क्या हो गया है, छोटा हो गया है। तो देखिएगा आज हम स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम सबसे पहली पीढ़ी पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन। कौन सी जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन। अब देखो उस फर्स्ट जनरेशन, सबसे पहले इस जनरेशन का क्या पूछा जाता है, आपको टाइम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? टाइम। यानी कौन सी जनरेशन कंप्यूटर की किस से कब से लेकर कब तक रही। तो ये 1946 से लेकर 1956 तक रही। एक चीज आपको मैं यही बता देता हूं कि जनरेशन अगर आप पढ़ोगे तो आपको कहीं पर भी सेम नहीं मिलेगा। 1-2 साल का अंतराल आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, या तो आपको यहां पर मान लीजिए किस प्रकार से मिलता है, या तो यहां पर 46 में लिखा रहा हूं तो यहां पर आपको 44 मिल सकता है या 42 मिल सकता है। मेरी नहीं, किसी भी चीज किसी भी बुक में आप देख लेना, वहां पर इस प्रकार से ही आपको मिलेगा। क्योंकि जनरेशन का जो टाइम है वो हर किताब में, हर बुक में या किसी भी जगह आपको सेम नहीं मिलेगा। तो आपसे पूछा किस प्रकार, जैसे मैंने ये लिखवाया, आपने ये पढ़ा है, आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट पीढ़ी का टाइम पीरियड क्या था या टाइम क्या था। तो आपसे क्वेश्चन ऑप्शन में आपको इस प्रकार से भी दे देगा 1944 से 1956 या 54 भी दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस पीढ़ी के टाइम के बाद, इस टाइम पर कौन सी जनरेशन थी कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन। कौन सी थी? फर्स्ट जनरेशन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखिएगा आगे हम बात करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग होता था, कि फर्स्ट जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में, बताओ इनपुट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग होता था।
भाई इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग होता था पंच कार्ड का। किसका होता था? पंच कार्ड का प्रयोग होता था। बताओ स्टोरेज डिवाइस के रूप में अगर मैं बात करूं, स्टोरेज डिवाइस के रूप में, तो याद ध्यान रखना, स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग होता था? मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता था। मैग्नेटिक ड्रम का। किसका होता था? मैग्नेटिक ड्रम का। अगर मैं बात करूं इस पीढ़ी का जो मुख्य अवयव था यानी इलेक्ट्रॉनिक घटक है, कौन से? इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपका कौन सा आता है? वो ध्यान में रखना आपका है कौन सा? वैक्यूम ट्यूब। कौन सा ट्यूब? वैक्यूम ट्यूब। इस वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कब हुआ था? फर्स्ट जनरेशन में। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट पीढ़ी का जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था या मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वो कौन सा था? तो वो था आपका वैक्यूम ट्यूब। कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेज थी, फर्स्ट जनरेशन में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था? ध्यान में रखना लो लेवल लैंग्वेज भी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, एक आपकी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आती है? एक तो मशीनी लैंग्वेज, दूसरी असेंबली लैंग्वेज। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सी आती है? जावा, फोर्ट्रन, कोबोल, पास्कल, ये सारी की सारी लैंग्वेज किस में आती है? हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। इन सब की बात, हम लैंग्वेज की बात अलग से एक लैंग्वेज का टॉपिक है वो पढ़ेंगे तब करेंगे, लेकिन यहां पर समझना कि किसका प्रयोग किया गया था? लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग। अब देखिएगा लो लेवल लैंग्वेज में भी मुख्यतः कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था? इसमें हुआ था मशीनी लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज का? मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था मुख्यतः। तो इतनी चीज आपको याद हुई क्या? देखो एक बार कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम 1946 से 1956, इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड, में स्टोरेज डिवाइस के रूप में। स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या होता है कि आप कंप्यूटर में कोई भी डाटा स्टोर करोगे तो वो किस में करोगे? आज किस में हो रहा है? हार्ड डिस्क में हो रहा है, जबकि पहले किस में होता था? मैग्नेटिक ड्रम में होता था। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब था। लैंग्वेज कौन सी थी? लो लेवल लैंग्वेज थी। और भाषा मुख्यतः कौन सी लैंग्वेज थी लो लेवल लैंग्वेज में भी? मशीनी भाषा। देखिएगा मशीनी जो भाषा होती है वो 0 और 1 की भाषा होती है। ये पूर्णतः मशीन पर डिपेंड होती है। इसे कंप्यूटर समझता है, हम नहीं समझ सकते। यानी कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो कौन सी होती है? मशीनी भाषा। और हम जिस भाषा को समझते हैं वो कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। इसलिए एक भाषा को दूसरी भाषा में, यानी एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा के प्रोग्राम में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। वो भी हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी जानेंगे कि कितने होते हैं। 3 होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और कौन सा होता है? इंटरप्रेटर। 3 होते हैं, तीनों की हम बात करेंगे, लेकिन आप एक बार इतना सा नोट करो। चलो अब देखो, इतना नोट होने के बाद में हम पढ़ते हैं कि इसमें जो मुख्य कंप्यूटर थे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से कंप्यूटरों का निर्माण किया गया था। तो देखिएगा मुख्य कंप्यूटर की हम बात करें तो एक तो आता है एनिएक और एक आता है यूनिवेक। 2 कंप्यूटर थे जिसके माध्यम से, और भी कंप्यूटर बहुत सारे थे इसमें बनाए गए थे, लेकिन हम प्रमुखतः इन्हीं कंप्यूटरों की बात करने वाले। देखिएगा एक आता है आपका एनिएक। बताओ इस एनिएक का पूरा नाम क्या होता है? तो इस एनिएक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि एनिएक का निर्माण या एनिएक का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। बताओ एनिएक को कब बनाया गया था? तो 1996 में। कब बनाया गया? 1946 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? 2 व्यक्ति आते हैं, एक का नाम आता है जॉन मोचली। क्या नाम आता है? एक का नाम आता है जॉन मोचली तथा दूसरे का नाम आता है जे प्रस्पर एकड़।
एकड़। ये दो व्यक्ति थे, इन दो व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, इस एनईए कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। एक चीज ध्यान में रखना कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कि संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा आता है आपका, यूनिवेक आता है। कौन सा आता है, एनईए। कौन सा आता है, एनईए। अब हम बात करते हैं 2 नंबर पे एक कंप्यूटर लेते हैं यूनिवेक। कौन सा लेते हैं, यूनिवेक। देखिएगा यूनिवेक का जो पूरा नाम होता है, यूनिवेक का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बताओ इस कंप्यूटर को किसके द्वारा बनाया गया था, तो इस कंप्यूटर को बनाया गया था रेमी-गठन रेंड के द्वारा। रेमी-गठन रेंड के द्वारा, यानी रेमी-गठन रेंड के द्वारा किस कंप्यूटर को बनाया गया था, यूनिवेक कंप्यूटर को। तो देखिएगा फर्स्ट पीढ़ी के जो मुख्य कंप्यूटरों के हम बात करते हैं, एक आता है एनईएक, दूसरा आता है यूनिवेक। एनईएक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। इसको बनाया गया था लगभग 1946 में, जबकि इसको बनाया गया था लगभग 1951 में। ऑथेंटिक तो नहीं है लेकिन लगभग 1951 मिलता है। देखिएगा 1946 में किसके द्वारा, जॉन मोचली और जे प्रस्पर एकड़ के द्वारा बनाया गया था, जबकि यूनिवेक कंप्यूटर को पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, और इसको रेमी-गठन रेंड के द्वारा बनाया गया था। अब ध्यान में ये भी रखना है कि ये विश्व का सबसे पहला कॉमर्शियल, कौन सा, ये सबसे पहला कौन सा कंप्यूटर था, कॉमर्शियल, यानी सबसे पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आपका था यूनिवेक कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन की बात की, इतना चीज क्लियर हुई। तो उसके बाद में देखो सेकंड जनरेशन की हम बात करते हैं। कौन सी जनरेशन की हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन से क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने सब आपको बताए। आपसे पूछा जा सकता है कि पहली पीढ़ी का जो इनपुट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था वो कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा था, तो वैक्यूम ट्यूब था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ फर्स्ट जनरेशन में कौन सा इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता था, तो आपको पता होना चाहिए पंच कार्ड। तीसरा क्वेश्चन स्टोरेज डिवाइस के रूप में, तो स्टोरेज डिवाइस आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक ड्रम। इस प्रकार से हमने सारी चीजें एक एक जानी। उसके बाद में अब हम लेते हैं सेकंड जनरेशन को। देखिएगा सेकंड जनरेशन की मैं बात करूं तो बताओ सेकंड जनरेशन का जो टाइम था वो कब से कब तक था, तो इसका टाइम था 1956 से 1964। 1956 से 1964 क्या था, इसका टाइम था। बताओ इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो घटक था वो घटक कौन सा था। तो ध्यान में रखना इसका जो इलेक्ट्रॉनिक घटक था वो कौन था, ट्रांजिस्टर। यानी सेकंड पीढ़ी में किसका प्रयोग होने लगा, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। अब देखिएगा ट्रांजिस्टर का प्रयोग होते ही क्या हुआ था कि कंप्यूटर, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत ज्यादा बड़े थे। जैसे इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, आकार में क्या हुए, थोड़े से छोटे हुए, प्रोसेसिंग क्षमता क्या हुई, थोड़ी सी बड़ी। कंप्यूटर क्या होते गए, और विश्वसनीय बनते गए। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा था उसी प्रकार से कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता थी, जो शीघ्रता थी, जो तीव्रता थी, वो क्या होती रही, बढ़ती रही। और कंप्यूटर आज इस प्रकार से कार्य करने लगा है कि बहुत कितना ही जटिल से जटिल कार्य क्यों ना हो, कंप्यूटर उसे चंद सेकंडों में क्या कर देता है, पूरा कर देता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि कंप्यूटर के पास में खुद की यह शक्ति नहीं होती है कि कोई भी कार्य कंप्यूटर खुद करे। कंप्यूटर को जैसे जैसे यूजर का मतलब कंप्यूटर पर कार्य करने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति कहलाता है वो क्या कहलाता है, यूजर कहलाता है। कि कंप्यूटर पर जैसे जैसे कंप्यूटर को यूजर निर्देश देता है, कंप्यूटर उसी हिसाब से क्या करता है, कार्य करता रहता है। तो इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग होते ही क्या हो जाता है, इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ कब था, ये बताओ भाई। इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था 1947 में।
कब हुआ था? लगभग 1947 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? दो व्यक्ति आते हैं और एक व्यक्ति का नाम आता है, दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक का नाम आता है विलियम शोकली। क्या नाम आता है? विलियम शोकले, विलियम शोकले। और दूसरे व्यक्ति का जो नाम आता है वो नाम क्या आता है बताओ आप? दूसरे व्यक्ति का नाम आता है दूसरे व्यक्ति का नाम आता है जॉन बर्डिन। क्या नाम आता है? जॉन बर्डिन। दो व्यक्ति कि एक का नाम विलियम शोकले, दूसरे का नाम आता है जॉन बर्डिन। इन दोनों के द्वारा 1947 को क्या किया जाता है? इस ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। अब देखिएगा सेकेंड पीढ़ी में अगर मैं बात करूं कि मुख्य जो आपका इनपुट डिवाइस था, इनपुट डिवाइस के रूप में बताओ किसका? तो इनपुट डिवाइस के रूप में उसी पंच कार्ड का प्रयोग होता है। किसका होता है? पंच कार्ड का क्या हो जाता है? प्रयोग। अगर मैं बात करूं स्टोरेज डिवाइस की, स्टोरेज यानी डाटा भंडारण जिस डिवाइस या उपकरण की मैं बात करूं, तो डाटा के लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता था बताओ? जल्दी से बताओ कौन से डाटा डिवाइस का प्रयोग किया जाता था? इसमें किया जाता था मैग्नेटिक टेप का, मैग्नेटिक टेप। और याद आया मैग्नेटिक टेप के नाम से? हम जब मेमोरी पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि मैग्नेटिक टेप कौन सी मेमोरी होती है? वह मेमोरी जिसमें क्या होती है? रील लगी होती है और रील के ऊपर क्या होता है? क्या किया जाता है? मैग्नेटिक पदार्थों का यानी चुंबकीय पदार्थों का क्या किया जाता है? उसमें लेपन किया जाता है और बाद में इसमें क्या होता है? डाटा स्टोर किया जाता है। उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेमोरी कहते हैं। और उसमें क्या होती है? एक घूमने वाली बड़ी सी रील लगी होती है और वो रील क्या करती है? घूमती है। वैसे वैसे डाटा क्या होता है? एक्सेस होता रहता है। इसमें बाद में करें लैंग्वेज की बात, तो लैंग्वेज का आपको ध्यान में रखना है। इसमें किस लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था? इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा। किस लैंग्वेज का? हाई लेवल लैंग्वेज का। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा। साथ में मशीनी जो लैंग्वेज होती है जिसकी असेंबली, कौन सी? असेंबली जो भाषा, उस असेंबली भाषा का भी क्या होने लगा? इसमें प्रकाश होने लगा यानी विकास होने लगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इतनी चीज क्या क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ जल्दी सी? चलो नोट किया। आगे हम बात करते हैं अब थर्ड जनरेशन की। तीसरी जनरेशन में क्या होने लग गया था? तीसरी जनरेशन की अब हम बात करते हैं। हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की कि थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या विकास हुआ था, यानी कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई थी जिसके आधार पर थर्ड जनरेशन और बनाई गई। तो देखिएगा थर्ड जनरेशन, तीसरी जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी का जो टाइम था वो टाइम कब से कब था? 1956 से 1964 से लेकर 1971। 1964 से लेकर 1971 कौन सी पीढ़ी का टाइम था? थर्ड जनरेशन का। बात करते हैं कि इसमें मुख्य जो इलेक्ट्रॉनिक घटक था, जो प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक था, वो घटक कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कंपोनेंट बोलो, घटक बोलो, उपकरण बोलो, कंपोनेंट, वो कौन सा था? देखिएगा इसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट था वो कौन सा था? वो आईसी था। कौन सा था? आईसी। बताओ इस आईसी जो होती है वो कौन सी धातु की बनी होती है? आपसे पूछा जाता है तो वो होती है सिलिकॉन धातु की। कौन सी धातु की? सिलिकॉन धातु की। बताओ आईसी का जो पूरा नाम होता है वो पूरा नाम क्या होता है? तो आप ध्यान में रखना, इंटीग्रेटेड, क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इसका पूरा नाम। इसकी खोज यानी इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाया था जैक किल्बी ने। किसके द्वारा बनाया गया था ये? जैक किल्बी के द्वारा ये क्या किया गया था?
बनाया गया था, कि जैक किल्बी के द्वारा क्या बनाया गया था, आईसी बनाया गया था। 3 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन यहां से क्लियर होते हैं कि थर्ड जनरेशन का जो टाइम था वो 1964 से 1971 था। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट था वो कंपोनेंट कौन सा था, आईसी था। आईसी जिस धातु की बनी होती है उसे सिलिकॉन धातु कहते हैं, और आईसी का जो पूरा नाम होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी को बनाया किसके द्वारा गया था, जैक किल्बी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस समय इनपुट डिवाइस का कौन सा इनपुट डिवाइस यानी कौन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग होने लगा था। तो ध्यान में रखना, इस समय इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में जिस इनपुट डिवाइस का उपयोग होने लगा था वो था कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस। बताओ कीबोर्ड को किसने बनाया था, कीबोर्ड को क्रिस्टोफर लोथम सोल्स, यानी कीबोर्ड के जो आविष्कार हैं वो आविष्कार कौन कहे जाते हैं, क्रिस्टोफर लोथम सोल्स कहे जाते हैं। जबकि ये बताओ माउस के आविष्कार किसे कहते हैं, डगलस सी इंजले बर्ट को कहा जाता है। माउस वर्तमान में हम जिस माउस का प्रयोग कर रहे हैं वो माउस कौन सा है, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल का मतलब कि वह डिवाइस जो प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है इसे कौन सा डिवाइस कहते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस कहता है। तो माउस भी क्या होता है, प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए वर्तमान में हम जिस माउस का प्रयोग करते हैं वो कौन सा माउस है, ऑप्टिकल माउस। क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है, आप ध्यान में रखना कि वर्तमान समय में माउस का प्रयोग कर रहे हैं वो माउस कौन सा है, ऑप्टिकल माउस। माउस के जो बटन होते हैं, बटन कितने होते हैं, 3 होते हैं, लेफ्ट राइट और कौन सा होता है, स्क्रॉल या आप व्हील भी बोल सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस के रूप में, कि बताओ स्टोरेज डिवाइस के रूप में इस पीढ़ी में बताओ स्टोरेज डिवाइस के रूप में इस पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर किस डिवाइस का प्रयोग होने लग गया था। तो इसमें होने लग गया था फ्लॉपी डिस्क। एक तो कौन सी डिस्क, फ्लॉपी, और दूसरी आपकी कौन सी आती है, एक तो आती है आपकी फ्लॉपी, दूसरी आती है आपकी हार्ड डिस्क। कौन सी डिस्क, हार्ड डिस्क। देखिएगा एक चीज आपको मैं बताऊं कि बताओ सबसे पहले हार्ड डिस्क किसने बनाई थी, तो आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। बताओ आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मात्र और मात्र कितनी एमबी थी भाई, 5 MB। आप आज देखो कि आप एक अच्छी सी पिक क्लिक करते हो तो आप वो भी क्या हो जाती है, 5 MB की, 4 से 5 MB की फोटो हो जाती है। लेकिन उस समय इस हार्ड डिस्क की क्या थी, इतनी स्टोरेज थी। लेकिन वर्तमान समय में कंप्यूटर की मेमोरियों में अगर मैं सबसे ज्यादा यानी कंप्यूटर में सबसे ज्यादा डाटा स्टोर करने वाली कोई युक्ति है तो युक्ति कौन सी है, आपकी हार्ड डिस्क है। और हार्ड डिस्क की जो डाटा है उस डाटा की इकाई क्या है, यानी डाटा को मापने की जो इकाई है वो इकाई क्या है, टीबी यानी टेराबाइट है। ध्यान में रखना, हार्ड डिस्क यानी कंप्यूटर में सबसे ज्यादा डाटा संग्रहण करने वाली युक्ति जिसको आईबीएम कंपनी ने बनाया। बताओ आईबीएम कंपनी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। आईबीएम कंपनी की स्थापना कब होती है, तो आईबीएम कंपनी की स्थापना 16 जून 1911 कब होती है, 16 जून 1911 को किसके द्वारा, डॉक्टर हरमन होलरीथ के द्वारा। लेकिन ध्यान रखना कि 1911 में जब इस कंपनी की स्थापना होती है तब इस कंपनी का नाम आईबीएम नहीं था, तब इस कंपनी का नाम था कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन, कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन। और इसी कंपनी का नाम बदलकर 1924 में क्या कर दिया गया था, आईबीएम कर दिया गया था। वर्तमान में आईबीएम कंपनी के जो सीईओ है वो सीईओ कौन है, वो है अरविंद कृष्णा। सीईओ का पूरा नाम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और वर्तमान में जो सीईओ है, सीईओ कौन है, अरविंद कृष्णा है। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में इतनी बात हुई, अब देखिएगा एक बात करते हैं लैंग्वेज की, कि इस पीढ़ी की जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज कौन सी थी, कि इस पीढ़ी की जो मुख्य जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज कौन सी थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस पीढ़ी की लैंग्वेज कौन सी थी, HLL का मैंने पूरा नाम लिखवा दिया, हाई लेवल लैंग्वेज थी। और हाई लेवल लैंग्वेज में भी मुख्यतः 2 लैंग्वेज आती है। कितनी लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज। एक आती है आपकी कोबोल, कौन सी आती है, कोबोल, जबकि दूसरी आपकी आती है पोर्ट्रन। कौन सी आती है, पोर्ट्रन। ध्यान में रखना कि कोबोल का जो पूरा नाम होता है वो पूरा नाम क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। जबकि पोर्ट्रन का पूरा नाम क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। और कंप्यूटर के लिए विकसित सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी, यह पोर्ट्रन थी। क्या थी, पोर्ट्रन। एक चीज आपको यह ध्यान में रखनी है कि पोर्ट्रन का पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, जबकि कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज
होता है। इनकी फुल फॉर्म और इनकी जो काम है, इनको कब बनाया गया था, यानी तीसरी पीढ़ी में इनका निर्माण हुआ था, इनका और क्या क्या काम हो सकता है, होता है, क्या क्या इनसे होता है, कौन से इनसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम जब लैंग्वेज पढ़ेंगे उस समय में एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको करवाऊंगा। जिस प्रकार से मैंने पॉइंट, एक एक पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपको जनरेशन में मैं करवा रहा हूं, वैसे के वैसे ही मैं आपको लैंग्वेज में करवाऊंगा, वैसे के वैसे ही मैं आपको सॉफ्टवेयर में कराऊंगा, वैसे के वैसे ही मैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हम एक एक चीज को पढ़ेंगे पूरी विस्तार के साथ में। यानी कैसे मैं पढ़ाने का क्या है, इस मेरा ये तरीका है कि मैं किस, एक तो पहले जो परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है उनको आधार मान के, और आने वाले यानी संभावित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको मद्देनजर रखकर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, पढ़ रहे हैं। तो इतनी चीज आपको ध्यान में रहनी होगी, फालतू चीजें आपको नहीं पढ़नी है। जस्ट आपके जो टॉपिक है, आपको जो समझना है, आपके जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक का जो सारांश है, बस आपको वही समझना है, बाकी आपको कुछ नहीं समझना है। तो इतनी चीज हो गई कि थर्ड जनरेशन का जो टाइम है 1964 से 1971, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आईसी का निर्माण सिलिकॉन, आईसी का पूरा नाम आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और आईसी का जो बनाया था जे किल्बी के द्वारा बनाया गया था। आईसी जिस धातु की बनी होती है वो धातु कौन सी होती है, सिलिकॉन। इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड, माउस, स्टोरेज डिवाइस के रूप में फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, और लैंग्वेज के रूप में किसका, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज भी मुख्यतः दो लैंग्वेज, एक तो कोबोल, एक फोर्ट्रन। कोबोल का पूरा नाम और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जबकि फोर्ट्रन का पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। जल्दी से नोट करो एक बार इतना। चलो ठीक है। अब देखिएगा एक चीज और ध्यान में रखना कि इस जनरेशन में क्या हुआ था भाई, इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी। कि इंटरनेट की शुरुआत हुई कब थी, 1969 में हुई थी। कब हुई थी, 1969 में अमेरिका में। अमेरिका का एक मंत्रालय जिसका नाम था अरफा, और इस अरफा का पूरा नाम पूछा जाता है बहुत सी बार, तो क्या नाम होता है अरफा का, बताओ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। लेकिन अब इस अरफा का पूरा नाम क्या हो गया, डीअरफा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो एक चीज आप फिर ये भी लिख लेना कि 1969 में क्या हो गई थी, इंटरनेट की स्थापना हो गई थी। क्या हो गई थी, इंटरनेट की स्थापना। तो इस थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था, सबसे ज्यादा यानी बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ। क्या हुआ दोस्तों, विकास हुआ। क्यों, क्योंकि इस समय 1969 में कहां पर हुई थी, ये अमेरिका में। कि अमेरिका में क्या हो गई थी, अमेरिका में क्या हो गई थी, इसकी स्थापना हुई किसकी, इंटरनेट की। बताओ इंटरनेट का जो जनक है वो जनक किसे कहा जाता है, विटेंजी सर्फ को कहा जाता है। बताओ भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, इंटरनेट की शुरुआत भारत में हुई थी। देखो इंटरनेट की शुरुआत से दो तथ्य आते हैं, एक तो आता है इंटरनेट की घोषणा भारत में, एक होती है इंटरनेट की शुरुआत। तो इंटरनेट की घोषणा 14 अगस्त 1995 को होती है भारत में, और इंटरनेट की जो शुरुआत होती है, जो स्थापना होती है, वो 15 अगस्त 1995 को होती है। और कौन सी कंपनी के द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत की जाती है, वो की जाती है BSNL के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, इतनी चीज हुई। उसके बाद में देखिएगा हम चौथी जनरेशन की बात करते हैं कि फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था। यानी फोर्थ जनरेशन, देखिएगा फोर्थ जनरेशन का जो टाइम था, सबसे पहले तो हम टाइम की बात करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1971 से लेकर 1989 तक, 1971 से लेकर 1989 तक कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें मुख्य जो इलेक्ट्रॉनिक घटक था, वो इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो बताओ मुख्य इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट था वो कंपोनेंट कौन सा था, तो इसमें किया गया था VLSIC। किसका प्रयोग, VLSIC माइक्रो प्रोसेसर आधारित, यानी VLSIC आधारित माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा था। तो बताओ इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट
क्या होता है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, किसका पूरा नाम, VLSIC का पूरा नाम होता है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में प्रयोग होने लगा। दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि इस पीढ़ी में हमने पढ़ा था, जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि माइक्रो प्रोसेसर का जो विकास हुआ था वो कौन सी पीढ़ी में हुआ था, कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में क्या हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। तो आप एक चीज नोट करना कि इस पीढ़ी में क्या हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा, यानी इस पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बताओ माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित जो कंप्यूटर था उस कंप्यूटर का नाम क्या था, तो उसका नाम था अल्टएयर 8800। क्या नाम था, अल्टएयर 8800। बताओ इस अल्टएयर 8800 में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया था, तो इस अल्टएयर 8800 में लगाया गया था इंटेल 4004। क्या लगाया गया था, इंटेल 4004। ध्यान में रखना विश्व का सबसे पहला कौन था माइक्रो प्रोसेसर, कि विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, जिसे इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। इस इंटेल कंपनी की शुरुआत यानी स्थापना कब होती है, 18 जुलाई 1968 को दो व्यक्ति, एक तो रॉबर्ट नोयस, दूसरे का नाम गार्डन मूर के द्वारा किया जाता है। इंटेल कंपनी के वर्तमान में जो सीईओ है वो सीईओ कौन है, बॉब शवान है। कौन है, बॉब शवान। इस कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है माइक्रो प्रोसेसरों का निर्माण करना। तो आपको ये चीज ध्यान में कि विश्व इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर का। और विश्व में सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित जो कंप्यूटर था उस कंप्यूटर का नाम था अल्टएयर 8800। और इस अल्टएयर 8800 में कौन से माइक्रो प्रोसेसर का विकास उपयोग किया गया था, वो किया गया था इंटेल 4004 का। ये इंटेल 4004 भारत का नहीं, विश्व का फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट, सबसे पहला, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर था जिसका निर्माण किस कंप्यूटर में हुआ, इंटेल अल्टएयर 8800 में हुआ। और इस इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर को बनाया किसने था, इंटेल कॉरपोरेशन ने। कब बनाया था, तो ध्यान में रखना इसे 1971 में बनाया था, यानी जनवरी 1971 में बनाया गया था और आम जनता के लिए लॉन्च मार्च 1971 में से किया गया था। तो इतनी चीज क्लियर हुई, तो आगे चलें। चलो अब देखो कि इस जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग होता था, तो इनपुट डिवाइस के रूप में आप मैंने बता दिया कि इनपुट डिवाइस रूप में तीसरी इनपुट डिवाइस के रूप में तीसरी पीढ़ी में हमने पढ़ा कि किसका उपयोग होने लगा था, कीबोर्ड और माउस का। किसका, कीबोर्ड और माउस का। तो इनमें अब क्या हो रहा है, कीबोर्ड और माउस का। और जो आज की जो कंप्यूटर की पीढ़ी चल रही है, पांचवी पीढ़ी, इनमें भी इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और माउस का मुख्यतः क्या होता है, उपयोग होता है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर का सबसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, सबसे पहला इनपुट डिवाइस जिसको प्राथमिकता दी जाती है वो कौन सा होता है, कीबोर्ड होता है दोस्तों। कौन सा होता है, कीबोर्ड, जिसके संरचनाकार कौन है, क्रिस्टोफर लोथम सोल्स हैं। इसके बाद में देखो इनपुट स्टोरेज डिवाइस। तो बताओ स्टोरेज डिवाइस के रूप में कौन सा आता है, स्टोरेज डिवाइस के रूप में आता है आपका हार्ड डिस्क। मुख्यतः कौन सा आता है, हार्ड डिस्क, क्योंकि जो फ्लॉपी डिस्क है उस फ्लॉपी डिस्क की तो क्या स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB। तो उसका प्रयोग इसमें मुख्यतः नहीं किया जाता, मुख्यतः प्रयोग किया जाता है हार्ड डिस्क का, जिसकी हार्ड डिस्क की जो क्षमता होती है वो क्षमता किस में मापी जाती है, टीबी में मापी जाती है। देखिएगा मापक इकाइयों से मतलब क्या होता है कि सबसे छोटी मापक इकाई बाइट होती है, बाइट के बाद में केबी, केबी के बाद में एमबी, एमबी के बाद में क्या होती है, टीबी। यानी कंप्यूटर में सबसे ज्यादा डाटा स्टोर करने वाली कोई युक्ति है तो वो कौन सी है, फिलहाल हार्ड डिस्क है। इतनी चीज हुई। अगर बात करें इसकी लैंग्वेज की, तो बताओ लैंग्वेज कौन सी थी, बताओ लैंग्वेज कौन सी थी, तो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज का क्या होने लगा, प्रयोग होने लगा। हाई लेवल लैंग्वेज का क्या होने लग गया था, इसमें मुख्यतः प्रयोग होने लगा। इतनी चीजें लिखी तो नोट करो जल्दी से। चलो एक इसमें एक लैपटॉप और जो पामटॉप कंप्यूटर था अपना, लैपटॉप व पामटॉप
पाम टॉप कंप्यूटर का विकास हुआ था। कंप्यूटर का क्या हुआ था? कंप्यूटर का विकास हुआ था। कौन सी जनरेशन में? कंप्यूटर की जो फोर्थ जनरेशन थी, चौथी पीढ़ी थी, उसमें किसका प्रयोग होने लगा? इन चीजों का प्रयोग हुआ था। तो चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट जनरेशन जो हमारी कौन सी है? पांचवी जनरेशन। अब हम देखते हैं कि पांचवी जनरेशन कौन सी है। पांचवी जनरेशन में किसका विकास हुआ था? फिफ्थ जनरेशन। अब देखिएगा इसका जो टाइम था, सबसे पहले तो अपने को यही ध्यान में रखना है, तो 1989 से लेकर कौन सी है? अब तक की। 1989 से लेकर अब तक, यानी 1989 से लेकर अब तक जो पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की, वो कौन सी पीढ़ी चल रही है? पांचवी जनरेशन चल रही है, पांचवी पीढ़ी चल रही है। इस पीढ़ी में ध्यान रखना कि जो माइक्रो प्रोसेसर थे वो उसमें VSL थे, लेकिन पांचवी पीढ़ी में USL IC ULSIC आधारित माइक्रो प्रोसेसर का क्या होने लग गया था? उपयोग होने लग गया था। तो ये बताओ इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। किसका पूरा नाम? ULSIC का पूरा नाम होता है। अब ध्यान में रखना कि इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग इनपुट डिवाइस के रूप में, ध्यान में रखना, किसका होने लग गया था? हमने बात की तीसरे में इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और माउस का। कीबोर्ड और माउस का प्रयोग, तो इसी में क्या होता है? कीबोर्ड और माउस का प्रयोग। आपसे पूछा जाए स्टोरेज के रूप में, तो स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग होने लग गया था? तो वो होने लग गया था आपका हार्ड डिस्क का। कौन सी का? हार्ड डिस्क का, क्योंकि अब भी हार्ड डिस्क का प्रयोग ही होता है। अगर मैं बात करूं इस पीढ़ी में विशेषता, देखिएगा इस पीढ़ी का जो मुख्य उद्देश्य था, इस पीढ़ी का जो मुख्य उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था दोस्तों? ये चीज आपको समझना है कि इस पीढ़ी का जो मुख्य उद्देश्य, वो उद्देश्य क्या था? इस पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य था AI। क्या था? AI। इस AI का पूरा नाम होता है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है इसका मुख्य, जिसका हिंदी में नाम होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता। अब ध्यान में रखना कि इस जो पांचवी जनरेशन थी, इस पांचवी जनरेशन का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धि को क्या बढ़ाना है। और इस कृत्रिम बुद्धि के जो AI के जो जनक माने जाते हैं, वो जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। किसको कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। ध्यान में रखना कि वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है? पांचवी पीढ़ी चल रही है। इस पांचवी पीढ़ी के जो जनक हैं, वो जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। इसी कारण से आधुनिक कंप्यूटर के जनक भी किसे कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। क्यों आधुनिक कंप्यूटर का जनक? आधुनिक कंप्यूटर का मतलब क्या था कि वर्तमान में कौन से कंप्यूटर? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ाना है। और इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो जनक हैं, वो जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। इसलिए आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। तीन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं कि कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को। कंप्यूटर की संरचना का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन को दिया जाता है। एक चीज इसमें और नोट कर लेना कि इस पीढ़ी का जो सबसे लंबा कार्यकाल है, यानी सबसे लंबा समय, कि इस पीढ़ी का है क्या है? सबसे लंबा समय। अब तक की जितनी भी पीढ़ियां बन चुकी है, उन सब में इन पीढ़ी का क्या है? सबसे लंबा समय है। अगर नोट कर लिया होगा आपने तो आगे बात करें। एक देखो इसमें और क्या हुआ था कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ था? इस समय इंटरनेट का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। कि इंटरनेट का क्या हुआ था? इस समय विकास हुआ था। इंटरनेट का विकास हुआ। और सीडी रोम का भी इसमें, इस पीढ़ी में सीडी रोम का पहली बार, सीडी जो रोम होती है, सीडी रोम का क्या हुआ? इसमें पहली बार उपयोग किया गया था। यानी सीडी रोम का उपयोग कौन सी जनरेशन में हुआ था? कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन में हुआ था। इतनी चीज आपको नोट करनी है। कर ली क्या नोट? चलो इसी के साथ में इसमें बहुत सारी जो
प्रोग्रामिंग भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे जावा है, नेट है, इन सब का भी विकास हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं वो सब की मैंने जनरेशन की बात की। आशा करता हूं कि आपको शायद ये टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों अगर टॉपिक समझ में आया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में अगली। और आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।